गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। समझ रहा हूँ कल आप सभी लोगों ने वेट किया होगा। कल के लिए सॉरी, 2 दिन से यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब है, तो इस वजह से पता नहीं टेक्निकल फॉल्ट हुआ कि हम यूट्यूब नहीं आ पा रहे थे। तो चलिए अपनी इंटरेस्टिंग सीरीज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, सैटरडे को जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हमारा टॉपिक था भोजन के प्रमुख अवयव, इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर फूड। यदि किसी ने तो एक बार उसे ज़रूर स्टडी करें। उसमें कई सारे स्क्रीन शॉट भी लेने थे, क्योंकि मिनरल्स और खनिज से जुड़ा हुआ टॉपिक भी वहाँ पर डिस्कस किया था, विटामिन से जुड़ा हुआ टॉपिक भी डिस्कस किया था। तो ये ज़रूर चीज़ याद रखें। एक और इम्पोर्टेंट बात आज से आप लोगों की, कि अब से हम एक टाइम फिक्स कर रहे हैं पर डे शाम को 7:30 मैं आ जाया करूँगा यूट्यूब पर। तो 7:30 आप लोगों का आज से टाइम फिक्स किया जा रहा है कि आप लोग उस टाइम पर बिल्कुल आ जाएं। तो चलिए सबसे पहले आज की पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हमसे कहता है कि आखिर भोजन के प्रमुख अवयव, जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट है, इसी की हमें स्टडी करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से प्रमुख रोग कौन सा होता है। तो देखिए, प्रोटीन हमारी डाइट का एक एसेंशियल्स पार्ट है। प्रोटीन हमारी मसल्स को बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यही पूछा गया है कि यदि प्रोटीन की कमी हो जाए, हमारे डाइट में जितनी प्रोटीन चाहिए वो ना मिले या बिल्कुल ना के बराबर प्रोटीन मिले, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन हमसे कहता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एक अच्छा विकल्प है, सही तो नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब जितनी रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें फैट, वसा या कोलेस्ट्रॉल का जमा होना इज कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। क्वाशियोरकर ये हमारा सही विकल्प है, आंसर जरूर टिक कर लें इसे। क्वाशियोरकर क्या होता है कि बच्चों में या बड़ों में भी क्वाशियोरकर और मरासमस नामक दो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन की बीमारी देखने को मिलती है। इसमें प्रोटीन की कमी होने से व्यक्ति के हाथ पैर काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और पेट एकदम फूल जाता है। इस बीमारी को हम क्या बुलाते हैं, क्वाशियोरकर। इसका दूसरा क्वेश्चन तरीके से जो पूछा जाता है वो ये रहता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में लंबे समय तक कुपोषण रहा है तो कौन सी बीमारी है, या कुपोषण संबंधी बीमारी कौन सी होती है, क्वाशियोरकर। बट मेनली ये किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की। बाउल ये हमारे इंडियन में काफ़ी ज़्यादा एक व्यक्ति को बाउल, या जैसे हम बुलाते हैं फ्रेश होना या मल त्याग करना, वो फ्रीक्वेंटली सही नहीं होता। और इसी सिंड्रोम को हम क्या बुलाते हैं, बाउल सिंड्रोम। डायबिटीज हमारे शरीर में एक गंभीर बीमारी होती है। यदि पैंक्रियास से इंसुलिन सही से सीक्रेट ना हो तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी बीमारी को हम क्या बुलाते हैं, डायबिटीज। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वाशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हम करें, किस पदार्थ के ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, किस पदार्थ के ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। एक बात याद रखना है, हमें हमें समान मात्रा लेनी है। यदि 1 ग्राम ग्लूकोज होगा तो 1 ग्राम प्रोटीन होगा, 1 ग्राम वसा होगा और 1 ग्राम हमने विटामिन ले लिया। तो किस पदार्थ के ऑक्सीडेशन से, एक बात याद रखिए, यदि हम प्रोटीन का ऑक्सीडेशन देखें तो प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल के जलने से कितनी निकलती है, 4.1। कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम ग्लूकोज की, तो इससे हमारी बॉडी में निकलती है 4.2 कैलोरी। जबकि वसा की हम उतनी ही मात्रा लें तो वसा से निकलती है 9.3। ऑक्सीडेशन या रेस्पिरेशन जब मुक्त होती है तो कितनी होती है, 9.3 होते हैं। इनसे कहीं कोई ऊर्जा नहीं निकलती है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि समान मात्रा लेने पर ऑक्सीडेशन से सबसे ज़्यादा ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शरीर में जल का कौन सा कार्य नहीं है। देखिए, जल हमारी आहार में या फूड डाइट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछ रहा कि जल क्या करता है। एक आप लोग याद रखें, कंपटीशन के पेपर में जब भी किसी क्वेश्चन को देखें तो उसको पूरा पढ़ें। यदि हम शॉर्ट में पढ़ते हैं तो कई सारी हमारी इंपॉर्टेंट कड़ियाँ छूट जाती हैं। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नहीं है। तो देखिए एक इसमें करेक्शन भी है, याद रखिए डी ऑप्शन में ये जो सक्रिय, इसको हमें करेक्ट करके क्या करना है, निष्क्रिय। ये टाइपिंग में थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है, इसमें सक्रिय की जगह हमें क्या लिखना है, निष्क्रिय। ये लीजिए, तो पहला ऑप्शन हमसे क्या कहता है, ये बहुत अच्छे विकल्प है। यह जल का एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। विसर्जन का मतलब होता है कि इसमें हमारी बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल या कोई भी उपयोगी पदार्थ है वो इसमें आसानी से डिजोल्व या घुल गया तो वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच गया।
दूसरा ऑप्शन हमसे क्या कहता है, स्वयं जल में चक्र गति होती है। चक्र गति का मतलब होता है जल जिस चीज़ को बाइंडिंग करता है उसे छोड़ भी देता है, तो एक जल का पूरा चक्र बन जाता है, तो ये ऑप्शन भी सही होता है। जल मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचयी क्रिया, एक अच्छा टर्म है शरीर की कोशिकाओं के अपने डेली कार्यों को या जो वो नॉर्मल कार्य करती है उसे हम बुलाते हैं उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक कार्य। तो जब जल होगा, टर्जिडिटी होगी, स्फीति होगी, तो कोशिकाओं का मेटाबॉलिक कार्य बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगले ऑप्शन में करेक्शन के साथ हम क्या पढ़ेंगे, जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका निभाता है। याद रखिए जल की भूमिका कैसी होती है, सक्रिय। हमारी बॉडी में यदि एसिड ज़्यादा बढ़ जाए, याद रखिए जब पेट में एसिडिटी होती है तो यदि हम पानी लगातार पिएं तो एसिडिटी कम होने लगती है। सेम वैसे यदि एल्काइन ज़्यादा हो जाए, क्षार ज़्यादा हो जाए, तो जल ज़्यादा पिएंगे तो वो भी बैलेंस रहेगा। तो जल इस बैलेंस में कैसी भूमिका निभाता है, सक्रिय। यही कारण है कि यदि हम इस ऑप्शन में करेक्शन के साथ निष्क्रिय लिख दें तो जल का कौन सा कार्य हो जा नहीं करता है, वो कौन सा होता है, हमारा आंसर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम देखते हैं। प्रोटीन निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। आई थिंक इसमें तो डिस्कशन की आवश्यकता ही नहीं है, ये मैंने आपके भोजन की आवश्यक डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन प्रोटीन का एक बहुत कंपोनेंट होता है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो पिछली सैटरडे वाली वीडियो की जरूर देखें। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नाइट्रोजन। यदि हम 5वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। देखिए दूध में अच्छी खासी प्रोटीन और कई सारे कैल्शियम मिनरल्स हमें मिल जाते हैं। अंडे में भी कई प्रकार के प्रोटीन, विटामिन डी के सोर्सेज वगैरह सभी मिल जाते हैं। और रोटी हमें कार्ब्स उपलब्ध करवा रही है, मतलब हमें फैट भी मिल रहा है, हमें मिनरल्स भी मिल रहे हैं, कार्ब्स भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है। तो देखिए यदि व्यक्ति केवल इन्हीं पर रहता है तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। यदि हम इसके ऑप्शन पे नज़र डालें तो इसके विकल्प हमसे क्या कहते हैं, रतौंधी। ये विटामिन से संबंधित पोर्शन आ गया सीधा सीधा। रतौंधी के लिए विटामिन ए चाहिए, दूध में स्लाइटली विटामिन ए पाया जाता है। रिकेट्स विटामिन डी चाहिए, वो बिल्कुल होता है, दूध, अंडे सभी इसके सोर्स होते हैं। बेरी बेरी के लिए हमें विटामिन बी चाहिए, तो वो हमें मिल ही जाता है दूध से। और ये देखिए स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को हम क्या बुलाते हैं, स्कर्वी, जिसमें मसूड़े से खून भी आता है और हमारी जो त्वचा होती है वो फटने भी लगती है। तो एक्चुअल में जो हमें क्या कहते हैं उसे, विटामिन सी किससे मिलता है, सिट्रस फ्रूट से, खट्टे फ्रूटों से, फल से। और जबकि जो हमारा आंवला होता है वो सबसे अच्छा जरिया किसका होता है, विटामिन सी का। और जब हम दूध, अंडे और रोटी खा रहे हैं तो इन सभी से वास्तव में खट्टापन नहीं मिला, तो विटामिन सी की कमी रहेगी और हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, स्कर्वी। तो इस ऑप्शन को जरूर टिक करें। थायमीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो देखिए थायमीन विटामिन बी के इस कॉम्प्लेक्स में हम आ चुके हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि जो हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली काजू को थायमीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। जबकि अखरोट को हम ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट दोनों के लिए जानते हैं। नींबू विटामिन सी के लिए जाना जाता है। और गेहूं कार्ब्स और विटामिन बी के अन्य कॉम्प्लेक्स का एक अच्छा सोर्स होता है। लेकिन थायमीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो किसे माना जाता है, काजू को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे देखें, कौन सा का नहीं है। यदि आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो ये मोनोसैकेराइड मैंने बताया था कि यदि किसी कार्बोहाइड्रेट का हम जल अपघटन करें और उससे हमें कार्बन की एक ऐसी चेन मिले जिसमें 5 से लेकर 7 कार्बन तक मौजूद हैं, उसे हम बुलाते हैं मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज, ये सभी किसके एग्जाम्पल होते हैं, मोनोसैकेराइड के। तो अब तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ बचा ही नहीं। ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, हमारा ग्लूकोज। याद रखिए तो हमारा ग्लूकोज इसका सही आंसर है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। स्टार्च भी एक, स्टार्च तो सॉरी हमारा पॉली या ओलिगोसैकेराइड में पहुंच जाता है। और सेलुलोज भी किस में होता है, पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है पर शर्करा नहीं है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जनरली एक अच्छा क्वेश्चन हम क्या देखते हैं कि जो शर्करा होती है या जो हमारा ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, तो जनरली जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो उनका मीठे होते हैं, तो वो सभी मीठे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो शर्करा नहीं है। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, सैकरीन, दूसरा कहता है ग्लूकोज, तीसरा होता है प्रोटीन, और डी कौन सा होता है, स्टार्च। तो
तो ग्लूकोज हमारा शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में शामिल होता है, प्रोटीन हमारी शर्करा या कार्बोहाइड्रेट मानी जाती है। सॉरी, प्रोटीन उसका पार्ट नहीं होता, बट प्रोटीन मीठा भी नहीं होता, याद रखिए प्रोटीन मीठा भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, और यदि हम मुंह में लंबे समय तक रखें तो लार उसी को कन्वर्ट कर देती है, तो मीठा तो अलग ही स्वाद आ जाता है। सैकरीन एक ऐसा पदार्थ है जो मीठा है, लेकिन इसमें किसकी कमी होती है? शुगर की। सॉरी, ये मीठा है बट कार्बोहाइड्रेट में नहीं आता, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देखें तो 9 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा किसके दूध में मिलती है? लैक्टोज नेचुरल शुगर होती है, और लैक्टोज एक बहुत ही सुपाच्य हमारे लिए शर्करा मानी जाती है, जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और यदि हम देखें तो याद रखिए, जो बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध हमारे शरीर में सुपाच्य होता है, बहुत जल्दी पच भी जाता है। और इतना भी याद रखिए कि बकरी के दूध में आयरन तक मिलता है, तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल या फ़ायदेमंद भी रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखें, वह खाद्य जो एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। एक आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो एथलीट होते हैं उन्हें प्रोटीन चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो उन्हें एनर्जी दे। यदि एथलीट ग्राउंड पर ही या जिम जाते वक्त या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा है, वो उसी समय प्रोटीन खाने लगेगा, तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। एक बात याद रखिए, तुरंत शक्तिदायक जैसा कोई नहीं, ग्लूकोन डी जैसा। ए ऐड तो सभी ने सुना ही होगा। तो मतलब वास्तव में जो उसे एनर्जी देगा, तो वो सही आंसर कौन सा होगा? ग्लूकोज। ना तो उनकी बॉडी में इतनी जल्दी एनर्जी उन्हें सुक्रोज देगा, और प्रोटीन तो पोस्ट वर्कआउट के तौर पर उपयोग होता है, और बटर तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 11, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख विटामिन कौन सा है? ये देखिए, इस क्वेश्चन के टाइपिंग में भी थोड़ा सा एरर है। हमें विटामिन की जगह करेक्ट करके इसको हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे प्रोटीन। आज माफ़ कीजिए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है आज। तो ये प्रोटीन को देखें तो दूध में पाई जाने वाली प्रमुख प्रोटीन कौन सी है? तो ए ऑप्शन हमसे क्या कहता है? एल्बुमिन। याद रखिए, एल्बुमिन अंडों में पाई जाती है। ग्लोबुलिन के सोयाबीन वगैरह अच्छे सोर्स होते हैं। ग्लोबिन इसी से जुड़ा हुआ प्रोटीन होता है, लेकिन दूध में जो प्रमुखता से प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? कैसीन। याद रखिए, हमारी बॉडी के स्टोमक या आमाशय में भी एक इम्पोर्टेंट एंजाइम पाया गया था प्रोटीन पचाने वाला, वो कौन सा था? रेनिन। तो रेनिन क्या करता है कि दूध में पाई जाने वाली कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है, जो एक क्रिस्टल या रवा के रूप में होता है। यही कारण है कि जब दूध पीने के बाद यदि हम वॉमिट करें या उल्टी करते हैं तो दूध की जगह दही जैसा पदार्थ निकलता है, क्योंकि जब तक पेट का रेनिन कैसीन को कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि वास्तव में हमारे मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? भंडारित का मतलब हमारे शरीर में विटामिन ए स्टोर कहाँ होता है? तो ये तो हम सैटरडे वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो जो हमारा लिवर होता है, लिवर क्या कर रहा था? बीटा कैरोटीनॉइड को किस में कन्वर्ट कर रहा था? विटामिन ए में, और वही इसे स्टोर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा यकृत या लिवर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, गोल्डन चावल, ये आजकल के जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। MPPSC में इसका मेंस से क्वेश्चन पूछा गया था। मेंस में गोल्डन चावल को ही हम बताइए। गोल्डन राइस एक हाइब्रिड फसल है, और इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो चावल होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, लेकिन जो उसकी छिलका रहता है या उसका बक्कल होता है, वास्तव में उसमें बीटा कैरोटीनॉइड या विटामिन ए का रॉ मटेरियल पाया जाता है। इसीलिए गोल्डन चावल या गोल्डन राइस को हम किसका सोर्स मानते हैं? विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रोटीन की मुख्य विशेषता होती है कि उनमें क्या मिलता है? नाइट्रोजन। लेकिन एक ऐसा विटामिन जिसमें नाइट्रोजन प्रचुरता से होती है, तो ऑप्शन जरूर याद रखिए, इसका होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए इसे बाकी सबसे हम अलग रखते हैं। और शायद आपको याद हो तो विटामिन बी बटर में घुलता है कि फैट में घुलता है? किसमें? हाँ बिल्कुल सही,
एक किसमें घुलता है, वाटर में। WBC आपको ट्रिक भी बताई थी। तो वास्तव में ऐसा विटामिन जो नाइट्रोजन युक्त होता है वो कौन सा होता है, विटामिन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है। एक अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट क्वेश्चन तो सभी अच्छे हैं। तो विटामिन B12 की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है कि जो विटामिन B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखें। आयरन इसका बिल्कुल नहीं है, इसका निकल भी नहीं है। वास्तव में B12 में जो अपना कैटाइंस उपस्थित रहते हैं या धातु आयन उपस्थित रहता है वो कौन सा रहता है, कोबाल्ट। इसीलिए कोबाल्ट की छोटी सी मात्रा या मिनिमम मात्रा हमें अपनी डाइट में शामिल रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक है। अब आप लोग गैस कर रहे होंगे कि इसमें विटामिन के मिल जाएगा, बट याद रखिए इसमें विटामिन के तो मौजूद है ही नहीं। एक्चुअल में हीलिंग पावर, तो याद रखिए जब हम चोट वगैरह लग जाती है तो खट्टी चीज़ों का सेवन करने से हमारी चोट जल्दी भरती है, क्योंकि खट्टी चीज़ों में आप समझ ही गए होंगे, सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा विटामिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, विटामिन सी। तो ये तो हिट एंड रन था, सीधा सीधा देखा और सही। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, विटामिन सी। और विटामिन सी किस ऑप्शन में मौजूद है, डी ऑप्शन में। अगला, मछली में प्राप्त होने वाले लिवर कोड तेल किस विटामिन से भरपूर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाजार में कई दवाइयाँ आती हैं जिनमें रेड मार्क होता है, और अक्सर डॉक्टर ये दवाइयाँ किसे देता है, जिनकी हड्डियों में लंबे समय तक दर्द रहता है या मसल्स दर्द करती हैं, और दूसरा उन्हें देता है जिनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो मछली का तेल होता है वो एक तो उसमें विटामिन ए प्रचुरता से पाया जाता है जो आंखों के लिए फ़ायदेमंद है, साथ ही उसमें क्या मिलता है, विटामिन डी। तो विटामिन ए तो विकल्प में है ही नहीं, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की ज़्यादा मात्रा हमारे शरीर में इकट्ठा होने पर विपरीत प्रभाव डालती है। एक बात याद रखिए, फिर से देख लें कि वास्तव में ऐसा कोई विटामिन जो डॉक्टर कहते हैं या सभी लोग कहते हैं कि आप लोग जरूर खाएं, और यदि उनकी ज़्यादा मात्रा हमारी बॉडी में इकट्ठी हो जाए तो उल्टा नुकसान भी करती है। विटामिन खाइए खाइए खाइए, लेकिन उसकी ज़्यादा मात्रा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी है। तो वो कौन सी होती है, विटामिन ए और विटामिन डी। एक्चुअल में विटामिन ए जब आपके लिवर में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो इससे लिवरोसिस या लिवर माल न्यूट्रिशन, जिससे लिवर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, माल फंक्शन की प्रॉब्लम आती है और लिवर सूजने लगता है। सेम वैसे ही विटामिन डी ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा भंगुर होने लगती हैं, जल्दी टूटने की क्षमता हो जाती है। इसीलिए इनकी लिमिट मात्रा हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। तो जरूर याद रखें ऐसे विटामिन, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि विटामिन जरूरी है, लेकिन अब उल्टा क्वेश्चन है कि ऐसे विटामिन जो हमारे शरीर पर ज़्यादा होने पर उल्टा नुकसान डालते हैं तो वो कौन से होते हैं, विटामिन ए और विटामिन डी। अगला, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी, ये तो क्वेश्चन आ ही गया होगा, हम ऊपर ही से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से मैं सीधा सीधा टिक ही कर देता हूँ। और वो आंसर कौन सा रहेगा, फैट। फैट सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन में एनर्जी पैदा कर रहा था, तो इसे जरूर याद रखें। अगला विकल्प हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होते हैं। जी बिल्कुल सही, कई व्यक्ति होते हैं जो रात में सपने देखते हैं और उन्हें वो सुबह तक याद रहते हैं, लेकिन कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें लगता है कि हमने सपने तो देखे कि दिन में बैठे बैठे कि ये इवेंट तो हम लाइफ में पहले ही देख चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में ये सभी भ्रामक विटामिन B6 बैलेंस ना होने के कारण, यदि विटामिन B6 हमारी बॉडी में अच्छा रहता है तो जो हम रात में सपने देखते हैं वो हमें सुबह तक याद बने रहते हैं। यदि इसकी कमी होगी तो हमारी बॉडी में आती है प्रॉब्लम। तो सपने देखने से संबंधित या हमारी बॉडी की इमेजनरी पावर इससे अफेक्ट होती है। तो याद रखिए ये कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B6। अगला, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अब तो गलती नहीं करना चाहिए। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका बिल्कुल सही विकल्प में आंसर दिख रहा है और वो कौन सी होगी, 9.3। अगला क्वेश्चन, गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला कारक है। क्या क्वेश्चन है, गेहूं से ही हम देखते हैं, उसी से हमारी रोटियां बनती हैं, उसी से हमारी मैदा बनती है, और गेहूं की कई सारी वैरायटी आपने भी देखा होगा। यदि आटा लंबे समय तक मड़ा रहे या उसे हम आटा गूंथ के रखते हैं
तो आटा भी कुछ समय बाद खराब होने लगता है, अजीब सा खिंचने लगता है। तो एक्चुअल में इन सभी के लिए जिम्मेदार होती है गेहूं में पाई जाने वाली ग्लूटेन। ग्लूटेन गेहूं में की कई सारी विशेषताएं भी बनाती है। तो याद रखिए, ग्लूटेन के कारण ही गेहूं कई लोगों में नुकसानदायक भी होता है। कई लोग होते हैं जिसमें की बॉडी में गेहूं की पचाने संबंधी ग्लूटेन एलर्जी पाई जाती। तो जब उन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है तो उन्हें बाउल सिंड्रोम या डाइजेशन संबंधी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और कई प्रकार की इचिंग भी होने लगती है। तो याद रखिए, यदि हम लंबे समय तक आटा मार के रख दें या कुछ भी जो प्रॉब्लम आती है वो गेहूं की किस समस्या के कारण आती है, उसमें मौजूद ग्लूटेन। अगला क्वेश्चन, बासमती चावल पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में जो बासमती चावल होते हैं वो अन्य चावलों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। एक्चुअल में इन्हें हम जो पुलाव वगैरह बनाते हैं उसमें लंबे चावल काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो बासमती चावल में जो एमाइलेज हमारी शरीर में कार्बोहाइड्रेट पचाने में प्रमुख भूमिका निभाता है, वही एमाइलेज बासमती चावल में ऑलरेडी पाया जाता है। इस कारण उनका स्टार्च इनलार्ज हो जाता है और बासमती चावल पकने पर हो जाता है लंबा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? हमारा एमाइलेज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 24, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि भैंस के दूध में वसा ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए कई लोग उसके सेवन से मना करते हैं। और जबकि दूसरी तरफ देखें, जिन लोगों को मलाई चाहिए या घी चाहिए वो लोग भैंस के दूध को ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि भैंस के दूध में औसतन गाय और बकरी और अन्य जानवरों के दूध से फैट की मात्रा होती है ज़्यादा। तो यदि हम गाय भैंस के दूध में 100% माने तो उसमें फैट कितना परसेंट होता है? 7.2%, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी जानवरों में यही औसत वसा उनके दूध के अन्य इंग्रेडिएंट्स की तुलना में और होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7.2। आज के लिए हमारे क्वेश्चन 24 ही है, लेकिन अभी रुकिए, अभी हमारा पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे 2-3 पॉइंट जो मैं लास्ट टर्न पर डिस्कस नहीं कर पाया, याद रखिए, मुझे कुछ अच्छे से पॉइंट आपको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं, वो ज़रूर याद रखिए। जैसे आप रखना है इधर पर, मैं आपकी स्क्रीन पर टाइप भी कर देता हूँ कि हमारी जो आंत होती है, आंत में ई कोलाई और अन्य बैक्टीरिया पाए जाते हैं, गुड बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में विटामिन के और विटामिन B12 इन दोनों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तरीकों से पूछा जा रहा है तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना है। या तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आंतों में बैक्टीरिया कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि आंतों में कौन सा विटामिन उत्पादित होता है। तो वो दोनों विटामिन कौन कौन से होंगे? विटामिन के और विटामिन B12। अगला क्वेश्चन याद रखिए, हमारी बॉडी में यदि हम आयरन लेते हैं, नो डाउट आयरन से हमारे खून के निर्माण में या खून में जो RBC होती है उसके निर्माण में मदद मिलती है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो हमारा विटामिन सी होता है, याद रखिए विटामिन सी का भी संबंध होता है आयरन से। जब हम विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करते हैं तो हमारी बॉडी में आयरन के अवशोषण में एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं। अगली बात आपको याद रखना है कि जो खनिज होते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूँगा। क्वेश्चन तो इसका नहीं दिया बट पॉइंट काफ़ी अच्छे हैं। जो जिंक होता है, जिंक आपकी बॉडी के इम्यून पावर को या प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखिए, यदि जस्ता कम होगा तो आपकी प्रतिरक्षा का लेवल या इम्यूनो लेवल काफ़ी डाउन हो जाएगा। विटामिन सी को भी इम्यूनो पावर के बीच में याद रखना है और जस्ता को भी इम्यून सिस्टम से जोड़ के जरूर याद रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही है, लेकिन कल की टाइमिंग याद रखें। कल से हम लोग पर डे प्रतिदिन 7:30 पर लाइव मिला करेंगे। तो 7:30 से कल से हमारा रेगुलर आपको एक टाइमिंग फिक्स कर दी जाती है। और दूसरा आपको याद रखना है, कल हमारा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा आपका श्वसन, या इसी को हम बुलाते हैं रेस्पिरेशन। तो कल हमारा पूरा का पूरा पार्ट किससे जुड़ा होगा? रेस्पिरेशन से। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी कल। चलिए, थैंक यू सो मच।